तो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर जो 49। तो 49 प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे अपने मैथ के जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जीके के 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर फिजिक्स और बायो, फिर केमिस्ट्री। तो इस तरह से जो हम अपना 49 का सेट है वो देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मैथ के वेटेज से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा देखना, कह रहा कि यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये किसका है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक फॉर्मूला आपके लिए है जो आपको नोट करके रखना है। क्या होता है, आर परसेंट इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टी इंटू 100। क्या है भैया, आर परसेंट इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टी इंटू 100। जहां पर आर आपका क्या है, जहां आर आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर। एन यहाँ पर क्या है, मतलब हमारा पैसा कितने गुने या कितने टाइम हो जा रहा है, और टी यहाँ पर आपका क्या है, समय है यानी टाइम। सारी बातें आप ध्यान रखना, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन हमारा पैसा कितने टाइम यानी गुना हो रहा है, और टी हमारा क्या है, टाइम है। सारी बातें ध्यान रखना। क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, क्या कह रहा है, पहले कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो जा रही, 8 वर्ष में 3 गुनी। 8 वर्ष में 3 गुनी मतलब एन का मान 3 और पी का मान कितना, 8। यहाँ से अगर आर परसेंट का मान आप निकालोगे तो 3 गुनी का मतलब एन माइनस वन, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और टाइम कितना 8 इंटू 100, कितना 2 चौको 8। यहाँ से आप निकालोगे आर परसेंट का मान कितना हो गया, आर परसेंट मतलब हमारा हो गया 25%। जो हमारी दर है वो कितनी हो गई, 25%। अब आपके पास आर का मान आ चुका है, फिर आपसे कहा क्या गया है, वही पैसा 12 वर्ष में स्वयं के कितने गुना हो जाएगी, स्वयं के कितने गुना हो जाएगी। मतलब आर परसेंट का मान जो है आपको पहले से ही दे दिया गया है 25, एन माइनस वन गुने का मान पूछा गया है, और टी का मान कितना दिया गया है, 12 वर्ष इंटू 100। सारी बात समझ में आई आपको। आपने आर का मान निकाल लिया, कितना आया, 25 आया। एन माइनस वन आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और टी कितना दिया गया, 12 और इंटू 100। यहाँ से 12 उठाओ कैलकुलेशन, एन माइनस वन बराबर 25 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा, 100। अगर यहाँ से आप काटोगे 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12, एन माइनस वन का मान कितना आ गया, 3। अगर यहाँ से आप एन का मान निकालोगे तो कितना, 4 वर्ष, कितना 4 वर्ष। ये पूछा गया पैसा कितने गुना होगा, तो कितना 4 गुना हो जाएगा भैया। कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या, देखो फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। जो फॉर्मूला है आपका क्या, आर परसेंट बराबर एन माइनस वन अपॉन टी इंटू 100। यहाँ पे आपको एक स्टेप में ही हमेशा क्वेश्चन निकल आएगा। अगर एक स्टेप से अलावा यहाँ पे जैसे 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन दिया गया तो आपको 2 बार स्टेप लगाना पड़ा। अगर एक स्टेप में लगाना हो तो सीधा सीधा आंसर आपको दूर से ही दिखेगा, इसलिए आपको इसको ध्यान करके रखना है। यहाँ से आपको कहा गया था कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब एन माइनस वन, जहां पर एन का मान क्या रखा आपने, 3, और 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। 2 बटे 8 इंटू 100 यानी 1 बटे 4, 25%। 25% का मतलब आर का मान हमारे पास 25% आ चुका है। अब यहाँ पे आप 25% बराबर कितने गुना हो जाएगा, एन का मान निकालना है, एन माइनस वन अपॉन टी का मान आपको यहाँ पे दिया गया 12 इंटू 100। काटा पीटी की एन माइनस वन का मान आपके पास कितना आ गया, एन माइनस वन का मान आपके पास आ गया 3। कितना आ गया भैया, एन माइनस वन का मान 3, तो यहाँ से एन का मान कितना, 4। मतलब अब आपका पैसा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो आप ध्यान रखेंगे ये मेथड अपना, जिसका पैसा हो जाएगा 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है 4 गुना, बिल्कुल इसका सटीक जवाब। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखना, कह रहा कि एक आयत ए बी सी डी। आयत की पहचान आप सभी लोग जानते हो कि वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वही आकृति हमारी कहलाती आयत। और वर्ग की पहचान होती है जिसकी सभी साइड यानी सभी भुजाएं बराबर होती है, वो हमारा वर्ग कहलाता है। तो आप पहले तो डायग्राम बना लेंगे, पहले तो आप डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम आपने बनाया, क्या कह रहा देखो, आपने नाम दे दिया इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ये आपका हो गया आयत, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, ए बी का मान दिया गया है 4, ए बी का मान आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और बीसी का मान आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो कह क्या रहा है आपसे, उस आयत में खींची गई सबसे बड़ी सरल रेखा की लंबाई क्या होगी,
उस आयत में खींची गई सबसे बड़ी सरल रेखा जो है। अब चाहे आप ये खींचो चाहे ये खींचो, मतलब कहने का होता है सबसे बड़ी बीच में रखी जाने वाली एक छड़ की लंबाई क्या होगी। अगर आपसे छड़ की लंबाई पूछी जाए या आपसे सरल रेखा खींची जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना वो उसके विकर्ण यानी डायगोनल की बात कर रहा है। क्या वो उसके विकर्ण यानी डायगोनल की बात कर रहा है। तो यानी बीच में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये इसका डायगोनल कहलाएगी। और डायगोनल कहलाएगी तो आपको क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी आपके कर्ण का स्क्वायर बराबर, आपके कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का और आधार का स्क्वायर ऐड हो जाता है। लंब का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बात समझ में आई। क्या ए बी का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस बी सी का कितना दिया 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहां से आप ए सी का बराबर, ए सी यहां से कितना 25, ठीक, यानी ए सी का मान कितना 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा बीच में रखी जा सकने वाली क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन यानी 5 इसका सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक वृत्त की परिधि, आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो देखिएगा। एक वृत्त है हमारे पास और उस वृत्त का केंद्र क्या होता है, सेंटर होता है हमारा ये, जिसको ओ नाम दे सकते हो। और इसकी त्रिज्या क्या होती है आर, यानी ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं इसके परिमाप की बात की जाए, इसके परिमाप की बात की जाए तो जो वृत्त का परिमाप होता है, जो वृत्त का परिमाप या परिधि होती है, परिमाप या परिधि होती है, आप ध्यान रखोगे क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। अगर उसके क्षेत्रफल की बात की जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है देखना, कह रहा कि जो 2 पाई आर का मान है कितना दिया गया है, जो 2 पाई आर यानी परिधि है उसका मान दिया गया है 44। अगर यहाँ से आप पाई आर देखोगे तो क्या हो जाएगा 22, काटोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 खत्म, यानी आर का मान कितना, आर का मान आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया, आर का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपसे पूछा क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसका पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 इंटू 7 7 से 7 खत्म, तो यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। ये सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, वरना क्वेश्चन आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो है हमारा 30 से 35 सेकंड में लगने वाला है। क्या 30 से 35 सेकंड में आपका क्वेश्चन लगने वाला है। इससे ज्यादा आपको समय नहीं लग रहा होगा। तो आप ध्यान रखना, आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि अगर आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहला काम है कि आप मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लर्न करिए। अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आपका एक भी क्वेश्चन लग नहीं पाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन आपका सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आपका पहला काम है कि एक नोटबुक उठाइए, या आपने इससे पहले चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने एक कॉपी में सारे फॉर्मूले लिखे होंगे। तो सबसे पहले आपका काम है भैया कि क्या काम है, आप मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले उठाकर रिवीजन कर लीजिए। अगर आप वो फॉर्मूले सारे रिवीजन कर लेंगे तो वहां से अब आपको क्वेश्चन में समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी वैल्यू है आपको फॉर्मूले बेस्ड दी जाएंगी। देख रहे होगे आप परिध और क्षेत्रफल, परिध अगर आपको लर्न है तो आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आपको क्या पता क्या दिया गया 44 सेंटीमीटर। तो इसलिए मेरे जवान, इसलिए मेरे बाबू, करना क्या है आपको कि आपको फॉर्मूले लर्न करके रखने। ठीक है, आपको फॉर्मूले लर्न करके रखने। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपको इसका जो सही जवाब है 154 हो गया। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। कह रहा किसी संख्या से 106 घटाने पर, क्या किसी संख्या से 106 घटाने पर, 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है। किसी संख्या से 106 घटाने पर जो हमें प्राप्त होती है संख्या, वो मूल संख्या के 47% के क्या बराबर हो जाती है। तो उस संख्या के
11.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा कि एक संख्या, हमें भैया नहीं पता वो संख्या क्या, हमने मान ली संख्या क्या, x से आप लगा लो, आसानी रहेगी क्वेश्चन में। x से आप लगा लो संख्या की, आसानी रहेगी क्वेश्चन में। हमने माना कि संख्या हमारी भैया क्या है, हमने माना संख्या हमारे पास क्या है, x हमारी संख्या है। वो कह क्या रहा कि उससे 106 घटाने पर, उससे 106 घटाने पर आपने उससे 106 घटा दिया, आपने उससे 106 घटा दिया। फिर क्या कह रहा है कि अगर आपने उससे 106 घटा दिया तो वह संख्या मूल संख्या के 47% के क्या, मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे, मूल संख्या आपने क्या मानी x, और x का 47%, तो परसेंट हटाओ, नीचे क्या लगाओ 100। बात समझ में आ गई? हमें नहीं पता संख्या कौन सी थी, तो हमने मानी संख्या क्या x, उससे आपने 106 घटाया तो मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है। 100 को उठाओ ऊपर चिपकाओ तो क्या हो गया आपका, यहाँ से 100x हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 10,600 हो गया, और बराबर यहाँ से कितना 47x। बात समझ में आई? अगर यहाँ से आप घटाओगे तो क्या 53x का मान कितना भैया 10,600, कितना 10,600। अगर आपसे मूल संख्या पूछी गई होती तो यहाँ से कितनी आ गई होती, अगर आपसे मूल संख्या पूछी गई होती तो आंसर क्या हो जाता 200। लेकिन उसने जो आपसे पूछा मूल संख्या ना पूछकर कह क्या रहा है कि उस संख्या को 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। उसने जो कहा कि जो संख्या आए आप उसका 11.5% ज्ञात कर दो। बस दशमलव हटाओ, नीचे जीरो ले लो, 2 जीरो से आपके ये खत्म हो गए, यहां से आपका 5 आ गया और कितना 23, कितना 23। मतलब आपके जो क्वेश्चन का जवाब हो गया वो कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है आपको 23। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 23 सही जवाब। अगर मूल संख्या पूछी हो तो आंसर 200, लेकिन जितना परसेंट कहा जाए तो उस संख्या का आप निकाल सकते हैं, तो आंसर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो कह रहा कि अजीत ने एक वस्तु को, ये 4510 से दशमलव हटा लेना आप, अजीत ने एक वस्तु को 4510 रुपए में बेचा एवं उसे 45% की हानि होती है। जब भी कभी आपको हानि या लाभ हो तो हमेशा ध्यान रखना आपको करना क्या है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ना है, अगर हानि हो रही तो 100 से उतना घटाना है। अगर 45% का लाभ मतलब 100 रुपए की वस्तु को 145 में बेचा गया होगा, अगर 45% की हानि तो मतलब 100 रुपए की चीज को 55 रुपए में बेचा हो गया। ध्यान रखना, अगर लाभ तो जोड़ना, हानि तो घटाना। आपसे वही कह रहा, क्या कह रहा है कि यदि उसने उसे 45% की हानि पर बेचा होता तो कितने में 4510 में, यानी 45% हानि का मतलब वस्तु को कितने में 55 में बेचा गया होगा, वस्तु को मतलब 55% में बेचा गया होगा। जो 55% का मान भैया कितना क्वेश्चन में 4510, कितना 4510, यहां से 1% का मान निकालो 4510 बटे 55, काटो जरा इसको 11 से, 11 चौको 44, 11 एक कम 11 और 11 पचे 55, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 1% का मान कितना, 1% का मान जो आपका आ गया कितना 82, 1% का मान कितना 82। अब आपसे पूछा क्या है, यदि उसने उसी वस्तु को 45% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस मूल्य से कितने पर बेचा जाना चाहिए। अगर उसने आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा होता या उसने उसी रेट पर वस्तु को बेचा होता तो 1% का मान कितना 82, तो क्रय मूल्य कितना 100, तो 100 का मान आपने निकाल दिया होता तो क्या हो जाता 8200 रुपए। लेकिन उसने कहा उस वस्तु को हम कितने में 45% अधिक में बेचे, मतलब अब 82 का मान कितना 145, 145 निकाल लो यहां से मल्टी, कितना हो गया 11,890, कितना हो गया 11,890 हो गया। और इकाई के अंक से भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप इकाई का अंक देखो तो जीरो आ रहा है और जीरो सभी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आपको करना क्या है कि इसका पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके ही चेक कर लेना। तो 11,890 इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 11,890, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पांचवें का 4 हो गया जो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब हम देखेंगे जीके के क्वेश्चन अपने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। सही ढंग से सुमेलित नहीं है मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
उन 4 ऑप्शन में आपको उनकी सभी नदियों के बारे में बताया गया है कि कौन सी जगह है जो आपकी इस नदी के किनारे स्थित है। आपको क्या करना है, आपको बस इतना बताना है कि कौन सी नदी किसके किनारे स्थित है। देखो आप कह रहा कि उज्जैन है हमारा, तो वो क्षिप्रा नदी पर स्थित है। तो आप ध्यान रखना, उज्जैन हमारी जो महाकालेश्वर की धरती है, उज्जैन महाकालेश्वर महादेव की धरती है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका क्षिप्रा नदी पर स्थित है। किस पर, क्षिप्रा नदी पर, ठीक है, क्षिप्रा। फिर आपका आ जाता है सूरत, क्या आ जाता है, सूरत। सूरत तो आपका ताप्ती नदी पर स्थित है, सूरत आपका ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। और आपका अगर लखनऊ की बात करें, अगर आपके लखनऊ की बात करें तो ये लखनऊ आपका गोमती नदी पर स्थित है। किस पर, लखनऊ आपका गोमती नदी पर स्थित है। बात समझ में आ रही। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, कौन सा, जबलपुर। जबलपुर आपको दिया गया है झेलम नदी, जो झेलम नदी दी गई है वो आपका इसमें गलत जवाब है, वो आपका इसमें गलत जवाब है। तो जबलपुर जो है आपका किस पे, नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर, नर्मदा नदी, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे जो जबलपुर है हमारा वो आपका झेलम नदी पर स्थित ना होकर किस पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन में कौन सा गलत है, सी, जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया, जबलपुर नर्मदा नदी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना, क्या कह रहा कि संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, क्या संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, क्या राज्यसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका कौन सी है, सेबी है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है ये आपका, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका सेबी हो जाता है। जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, तो ऑप्शन जो आपको एक दिया गया है राज्यसभा, राज्यसभा ये आपका आंसर सही हो जाएगा, जिसे आप अपर हाउस कहते हो। क्या, अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हो, क्या, जिसे आप उच्च सदन यानी अपर हाउस कहते हो। बात ध्यान रखना, ठीक। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र हमारी मिनिमम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। बात सारी समझ में आ गई होंगी, मिनिमम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो क्या कह रहा, ये अपना एनए वाला ऐप रहा। आप सभी लोगों को सारी बातें पता हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सभी लोग समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है, जो दामोदर वैली है अपना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का संचालन करता है। तो सीमेंट संयंत्रों का, उर्वरक संयंत्रों का, ताप विद्युत केंद्रों का, कीटनाशकों संयंत्रों का। तो बाबू क्या करोगे तुम, क्या करोगे मेरे जवान, दामोदर घाटी निगम है जो का संचालन करती है। आप ध्यान रखना, क्या, ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र। आप एक चीज और ध्यान रखोगे कि जहां पर आपके ताप विद्युत केंद्र बनाए जाते हैं, क्या, ताप विद्युत केंद्र बनाए जाते हैं, वहां पर क्या आपके बगल में एक इस तरह का मतलब घाटी बनाई जाती है, जैसे भाखड़ा नागल है, वहां से आपकी जल की आवश्यकता होती है जो इसके काम में आ सके। तो आप ध्यान रखना, ज्यादातर इनके आसपास ताप विद्युत केंद्र, तो इसका जो सटीक जवाब हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 8वें का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा, कृषि आय पर लगने वाला कर, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में से शामिल है। क्या, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन केंद्रीय, राज्य, वैश्विक, समवर्ती। तो आप ध्यान रखना, जो कृषि आय पर लगने वाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में, तो वो लगता है किसमें, राज्य, किसमें लगता है, राज्य में। किस सूची में, तो राज्य सूची में। ध्यान रखना आप, राज्य सूची में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सूची, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 की अगर बात करेंगे, क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग
का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में हो कि जिस दिशा में उपभोक्ता की आय हो, तो ऐसी ऐसी वस्तु के लिए क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मांग का नियम। क्या कहा जाएगा, मांग का नियम। बाकी ऑप्शन दिए हैं पूर्ति का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, इष्टतम चुनाव का नियम। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखोगे मांग का नियम। ये आपके वो क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना है या किसी न किसी एग्जाम में आर्मी के ही पूछे गए हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन आपके पूछे गए भैया, भरोसा करो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ो जो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेंगे। क्या कह रहा, महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम क्या, ऑप्शन दिए गए, भृंगु संहिता, सुश्रुत संहिता, जय संहिता, शिव संहिता। तो आप ध्यान रखोगे क्या, जो अपनी महाभारत है, क्या जो अपनी महाभारत है उसका जो नाम है जय संहिता। क्या है भैया, जय संहिता, जय संहिता, ये अपने महाभारत का नाम हो जाता है, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, जय संहिता। ठीक है, तो बात समझ में आई। क्वेश्चन 12 की बात कर लेते हैं, जो 12 दिया गया है आपको। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो, तो वस्तु की गति, क्या यदि किसी वस्तु का बल, जो वस्तु है उस वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो। क्या, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो और उसका जो वस्तु की गति की दिशा में हो, तो उसकी गति कैसी होगी, बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है, या कोई प्रभाव नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो जो बल वस्तु की गति की दिशा में होगा वो हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा, हमेशा बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करो 13 की, इसकी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनमें तक की सूची दी गई है, संख्याएं होती हैं। पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें जो फलन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया काउंट, और आपको दिया सम काउंट या काउंट सम। तो ध्यान रखना आप, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसमें किया जाता है, काउंट में किया जाता है। किसमें, काउंट में किया जाता है, COUNT। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है काउंट, ये इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का 2। अगर बात हम करें 14 की, क्या कह रहा है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है। ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह होता है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, तथा नदी अनेक धाराओं में वहां से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो इस केस को आप ध्यान रखना, क्या कहोगे, वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वितरिका, वो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करोगे, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 15, जीके का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। मुगल शासक, तो आप ध्यान रखना मुगल शासक के बारे में। ठीक है, मुगल शासक आपका शुरू हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत के बाद, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन में कह रहा कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, हुमायूं, तैमूर रंग, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली। तो शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, हुमायूं को पराजित किया था, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, आ जाओ अपने फिजिक्स के क्वेश्चन पे, जो फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए, जो अपना स्थायी चुंबक है उसको बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावित होता है, स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक, तांबा। अगर बात करो तांबा, क्या बोलते हो आप इसको, कॉपर। क्या बोलते हो, कॉपर। इसका सिंबल क्या हो जाता है भैया, Cu। सिंबल क्या हो जाता है, Cu। अगर बात करो जिंक की, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, जिंक। ठीक है, एल्युमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Al। क्या हो जाएगा, Al। क्या हो जाएगा, Al।
लेकिन जो इसका है स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से जो तत्व है अधिक प्रभावी वो हमारा क्या, स्टील। स्टील यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक जवाब है। अगर बात करें 17 की, अगर बात करें 17 की तो क्या कह रहा है देखना, कह रहा कि खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संबंध द्वारा पकाया जाता है। क्या कह रहा, खाना पकाने की वह कौन सी विधि है, वह कौन सी विधि है जिसमें भोजन ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संबंध। क्या हो जाएगा, ब्रेजिंग हो जाएगा, स्टूइंग हो जाएगा, स्पिट रोस्टिंग हो जाएगा या पोचिंग। तो इस केस को आप क्या कहोगे, स्पिट रोस्टिंग। क्या कहोगे, स्पिट स्पिट रोस्टिंग, स्पिट रोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी। 18 का देखेंगे, 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है आपका किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर ए बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है। अगर बात की जाए 1 एम्पियर की और n न्यूटन की तो दो बातें की गई हैं। अगर मैं आपसे कहूं आई से डिनोट करते हैं इसको, अगर परिभाषा देखोगे तो क्या होती है भैया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां जहां क्यू आपका क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है यानी चार्ज हो जाता है, और टी आपका क्या, समय यानी टाइम हो जाता है, और आई हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा। नोट करेंगे इसको आप, क्या जो आई होता है आप इसको बोल देते हो क्या, वैद्युत धारा। क्या बोल देते हो, वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और अगर क्यू की बात करें तो इसको आप बोल देते हो वैद्युत आवेश या केवल आवेश, जिसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज बोल सकते हो आवेश को, ठीक है, चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। टी यानी टाइम हो गया हमारा समय, क्या हो गया, टाइम हो गया हमारा समय। ये सारी बातें आप ध्यान रखना। जो समय का मात्रक हो जाता है, क्या, जो समय की यूनिट हो जाती है हमारी क्या होती है, सेकेंड हो जाती है। क्या होती है, सेकेंड हो जाती है। अगर बात आवेश की यूनिट की करो, अगर बात आवेश की यूनिट की करो तो क्या हो जाएगा भैया, कूलाम हो जाती है। क्या हो जाती है, कूलाम यानी कूलाम। वैद्युत धारा की बात कर लो तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हमारी एम्पियर हो जाती है। क्या हो जाती है, एम्पियर। सारी बातें आप ध्यान रखना, सभी के फॉर्मूला। अगर परिभाषा की बात की जाए तो ये अब क्या क्या हो गया, आवेश, ये हो गया समय। जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये हमारी परिभाषा डेफिनेशन हो जाती है। बाकी सारी यूनिट्स और जो भी फॉर्मूला बन सकता है बता दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो क्वेश्चन में अगर न्यूटन की बात करो तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसका जो सही जवाब हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा, टेस्ला। पास्कल की बात करें तो पास्कल आपका दाब का हो जाता है। कूलाम आपको बता ही दिया गया है, तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। जो ऑप्शन 18 का टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 19 नंबर की, 19 नंबर की कर लें। क्या कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सील बंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट एरे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्यूब या लाइट इमिटिंग डायोड ट्यूब। तो आप ध्यान रखना इसका जो होगा क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है क्या कह रहा है, कह रहा कि 1931 में किसका, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम जो दिया गया, शब्द किसने दिया 1931 में। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम था कब दिया गया, ऊष्मागतिकी का शून्यवां जो नियम था कब दिया गया, तो सन 1931 ईस्वी में दिया गया। और किसने दिया था, वो दिया था आपके रॉल्फ एच फाउरल। किसका, ऊष्मागतिकी 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 का शून्यवां नियम कब दिया गया भैया, 1931 में। सबसे पहला काम तो ये हो गया, किसने दिया,
रॉल्फ रॉल्फ एच फाउलर, रॉल्फ एच फाउरल, ठीक है। ये आपका हो गया इसका सही जवाब, रॉल्फ एच फाउरल, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 20 का डी, ठीक है। अगर बात हम करें किसकी, 21 की बात करें, बात हम अगर 21 क्वेश्चन की करें तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, 21 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यिक सामग्री को एकत्र करेंगे। क्या, जो आपका माइटोसिस है और साइटोकाइनेसिस के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यिक सामग्री को एकत्र करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, G2 चरण हो जाएगा। क्या, G2 चरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है G2 चरण, वो आपका इसका सटीक जवाब हो जाएगा 21 का डी, ठीक है, 21 का डी हो जाएगा। अब बात कर लें 1950 के दशक, 1950 के दशक के मध्य में सर्वप्रथम बार किसने राइबोसोम का अवलोकन किया और उन्हें कोशिका द्रव्य में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया जो अधिमान्य रूप से अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली से जुड़े थे। क्या, 1950 के दशक में मध्य में सर्वप्रथम बार किसने राइबोसोम का अवलोकन किया और उन्हें कोशिका द्रव्य में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया जो अधिमान्य रूप से अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली से जुड़े हुए थे। ऑप्शन दिए गए आपके जॉर्ज ई प्लाडे, अल्बर्ट कॉलिकर या अट अब्बे। तो आप ध्यान रखना क्या हो जाएगा, जॉर्ज ई प्लाडे, क्या हो जाएगा, जॉर्ज ई प्लाडे, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 22 का वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा, जॉर्ज ई प्लाडे, ठीक है। अगर बात करें 23 नंबर की, 23 नंबर की तो क्या कह रहा है, कह रहा कि अचार ज्यादा दिन तक क्यों टिका रहता है, अचार ज्यादा दिनों तक क्यों टिका रहता है। तो ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती हैं। ऑप्शन जो एक दिया गया, दूसरा क्या दिया गया, अचार में फायदेमंद जीवाणु ही पनप सकते हैं, और तीसरा क्या दिया गया, अचार में जलांश अचार को खराब होने से बचाती है। लास्ट दिया, अचार को निर्वात में तैयार किया जाता है ताकि उसमें हानिकारक ना हो सके, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या, जो अचार है आपका ज्यादा दिन तक क्यों टिका रहता है, तो जो अचार में नमक की मात्रा होती है, क्या, अचार में जो नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती हैं। तो किसकी, नमक की मात्रा अधिक होने से, नमक की मात्रा अधिक होने से, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 23 का ए। अगर बात करो 24 की, अगर बात करो 24 की, क्या कह रहा है, उस वर्णक की पहचान कीजिए, उस वर्णक की पहचान कीजिए जो रक्त को उसका रंग देता है। अब बात अगर रक्त की आ ही गई है, अगर बात बेटा खून की आ ही गई है, तो क्यों ना इसका पोस्टमार्टम ही कर लिया जाए, क्यों ना इसका पोस्टमार्टम ही कर लिया जाए। अगर बात रक्त की करोगे तुम, रक्त का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जो रक्त का अध्ययन है वो कहलाता है हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, जो रक्त का अध्ययन है वो कहलाता है हमारा हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, कि जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये किसके द्वारा दिया गया था, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिख लेना भैया, ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो वो हमारे थे विलियम हार्वे। कौन थे, विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी सन 1628 ईस्वी में। ध्यान रखना क्या, जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो सन 1628 ईस्वी में दिया गया था। इधर जो रक्त के अध्ययन की बात की गई थी, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, हिमेटोलॉजी कहलाता है। अगर बात रक्त के पीएच मान की करोगे, क्या रक्त के पीएच मान की करोगे तो कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। अगर बात 7.4 से ऊपर जाती है, स्केल बताया था आपको एक, कहाँ से, 0 से लेकर 14 तक, और बीच में आपका क्या बैठता है 7। अगर 7 से 14 तक है तो उसका अम्लीय यानी
जो नेचर होगा वो कैसा होगा, क्षारी यानी बेस होगा, और 0 से 7 तक है तो उसका कैसा होगा, एसिडिक होगा। मतलब ये आपका अम्लीय हो जाएगा, क्या भैया, ये आपका अम्लीय हो जाएगा यानी एसिडिक हो जाएगा। और ये आपका बेसिक यानी क्षारीय हो जाएगा। ये क्या है, आप उसकी प्रकृति है यानी उसकी नेचर की बात कही गई है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट साथ है, अगर एग्जैक्ट साथ है तो वो कैसा है, न्यूट्रल, कैसा है, न्यूट्रल हो जाएगा यानी उदासीन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या, हिमेटोलॉजी, उसकी पीएच वैल्यू क्या हो गई, 7.4। 7 से अधिक होने के कारण वो कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। कैसा, हल्का क्षारीय कह सकते हो या थोड़ा क्षारीय कह सकते हो, ठीक है। तो क्षारीय हो गया। और अगर बात है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होगी, क्या होगी, जो रक्त की मात्रा होगी कितनी होगी, 5 से 6 लीटर, कितनी, 5 से 6 लीटर होगी। अगर बात की जाए परसेंट में क्या होनी चाहिए, अगर बात की जाए परसेंट में क्या होनी चाहिए तो कितनी, आपकी लगभग 7% के आसपास होनी चाहिए, लगभग 7% के आसपास होनी चाहिए। ये सारी बातें आपकी रक्त की हैं, ठीक है। सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया उस वर्णक की पहचान कीजिए जो रक्त को उसका रंग देता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 25 की अगर बात की जाए, 25 की अगर बात की जाए, क्या कह रहा है, आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही यानी रिसेप्टर को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेशवाहक, जिसे आप क्या कहोगे, नेचुरल मैसेंजर की प्रतिकृत करता है। ऑप्शन दिया गया आपको, एंटागोनिस्ट, प्रति अवसादक या अवसादक एगोनिस्ट। तो आप ध्यान रखना उस प्रकार की जो दवाइयां होंगी उनको सीधे सीधे आप क्या, एगोनिस्ट कह दोगे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है, एगोनिस्ट कह दोगे। अगर बात 26 की आए, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में गोल या तस्त्री के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसका व्यास कितने से 0.5 से 1 और लंबाई कितने से 2 से 8 होती है, उसको आप क्या कहोगे, राइबोसोम कहोगे, प्लास्टिड्स कहोगे, लाइसोसोम कहोगे या माइटोकॉन्ड्रिया कहोगे। तो कुछ बात है, अगर प्रोटीन की फैक्ट्री की बात की जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखोगे जो हमारे प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है। और अगर लाइसोसोम की बात की जाए तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको, लाइसोसोम को। और जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। देख लेना आप 26 का डी, ठीक है। अगर बात 27 की करोगे, अगर बात 27 की करोगे तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलक्रमी है, गोलक्रमी है मतलब इस वर्ग में आता तो प्लेनेरिया है, टीनिया है, एस्कैरिस है या यकृत पर्णक्रमी है। तो आप ध्यान रखना इनमें से जो गोलक्रमी है वो आपका केवल एस्कैरिस है। क्या है, एस्कैरिस, ध्यान रखना एस्कैरिस, एस्कैरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 28 की बात की जाए, अगर 28 की बात की जाए, शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होगा, शर्करा में मौजूद जो है आपका विटामिन। अगर विटामिन उठा लो तो भैया विटामिन की सबसे पहले आपसे बात की जाएगी। जो हमारा विटामिन शब्द है, ये विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, मतलब विटामिन शब्द की जो खोज की गई है हमारी, विटामिन शब्द की जो खोज की गई है वो किसने की थी, तो उनका नाम आ जाता है सी फंक। क्या होता है, सी फंक। अगर आपसे कोई ये भी पूछते कि सी का फुल फॉर्म क्या है तो भी आप बता रहे होगे क्या, कासिमिर, क्या, कासिमिर फंक। ध्यान रखना कासिमिर फंक इनका पूरा नाम था, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में सी फंक कहा जाता था, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा जाएगा कि विटामिन तो ये हो गए, विटामिन हमारे पास शरीर में क्या देते हैं, तो विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या, हमारे शरीर को विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। बस होता क्या है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करते हैं, यानी उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करने का काम कर रहे होते हैं। क्या, उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं, उपापचयी, उपापचयी क्रियाओं में सहायक, उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं, ठीक है। या आप इनको रक्षात्मक खाद भी कह सकते हो,
क्योंकि ये हमारी रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। तो रक्षात्मक खाद भी आप इनको कह सकते हो। बात समझ में आई। हमारे शरीर में कितने विटामिन पाए जाते हैं? तो 6 विटामिन, ए, बी, सी, डी, ई और के, जिसमें से 2 विटामिन आपके जल में घुलनशील और 4 किसमें? वसा में। जो आपके जल में है वो है आपके विटामिन बी और सी, ये आपके जल यानी वाटर में घुलनशील हो जाते हैं। और ए, डी, ई, के, ये आपके फैट यानी वसा में घुलनशील हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? सारी बातें आपको, ये आपकी विटामिन की बात थी। प्रोटीन आपने पढ़ ही रखा है, लेकिन जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 29 की। बात करेंगे 29 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपरद यानी डेस्टिरेटस, क्या डेट्रिटस अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? शैवाल, कवकी एंजाइम, लाइकेन या पदप्लवक। ठीक है, तो आप ध्यान रखना जो इसका सही जवाब है कवक एंजाइम। कवक एंजाइम यानी ऑप्शन नंबर बी। 29 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए 30 की, बात की जाए 30 की, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता यानी एनीमिया का प्रकटीकरण नहीं है? तो आप ध्यान रखना, क्या जो रक्ताल्पता की बात की गई है, तो कुछ विटामिन आपके ऐसे हैं जिससे आपका एनीमिया रोग होता है। क्या? जिससे आपका एनीमिया रोग होता है। और वो सारे किसके पार्ट हैं? विटामिन बी के पार्ट हैं। किसके? विटामिन बी। अगर विटामिन बी की बात कर लोगे तो विटामिन बी का ही नाम होता है क्या? थाइमीन। क्या हो जाता है भैया? थाइमीन। यही आपका विटामिन बी1 का भी कहा जाता है, थाइमीन। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा हो जाता है? हमारा बेरी रोग बच्चों में होता है, ये विटामिन बी1 की कमी से ही होता है। इसी का एक का आपका पार्ट है विटामिन बी का, विटामिन बी6। कौन सा? विटामिन बी6। अगर आपसे कहा जाए कि इसका नाम क्या है तो आप क्या कह रहे होगे? पायरिडॉक्सिन अम्ल। क्या? पायरिडॉक्सिन एसिड, पायरिडॉक्सिन अम्ल। ये आपका हो जाता है क्या? ये आपका हो जाता है विटामिन बी6। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा है? हमारा एनीमिया ही है। एनीमिया यानी रक्त की कमी। ठीक है, एनीमिया। एक आपका इसी में आ जाता है विटामिन बी9। क्या? विटामिन बी9, जिसे आप कह देते हो फोलिक अम्ल। क्या कह देते हो? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। एक आपका आ जाता है विटामिन बी12 भैया, विटामिन बी12, जिसे आप साइनोकोबालिन कह देते हो। क्या? साइनोकोबालिन। ठीक है, साइनोकोबालिन, या इसी को कोबलमाइन भी कह दोगे। क्या? इसी को कोबलमाइन भी कह दोगे। बात समझ में आई बाबू? बात समझ में आई? इसी को आप कोबलमाइन भी कह दोगे। ठीक है, विटामिन बी12, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती। कौन सी धातु? इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता एनीमिया का प्रकटीकरण नहीं है? तो नरम तालु होना ये है, सामान्य पांडुता ये है, आंखों की नेत्र पीलापन ये है। लेकिन आपके ब्लाइंडनेस की बात की जाए, क्या? अगर आपके ब्लाइंडनेस की बात की जाए यानी अंधापन की बात की जाए तो ये आपका यहाँ से गलत जवाब हो जाएगा। मतलब 30 का 20 सही होगा आपके हिसाब से। अगर बात 31 की जाए, अगर बात 31 की जाए तो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जीव, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ एपी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है? क्या? कौन सा जीव संघ एपी कॉम्प्लेक्सा से संबंधित है? वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम, स्पंज, हाइड्रा या फाइसेलिया? फाइसेलिया। ध्यान रखना आप, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, जो इसका जवाब है वो आपका होगा प्लाज्मोडियम। 31 का ए। अगर बात 32 की जाए, अगर बात 32 की जाए तो क्या होगा? कम से कम 3 महीने तक, क्या भैया कह रहा तुमसे, कम से कम 3 महीने तक आहार में पर्याप्त विटामिन सी नहीं लेने के कारण, अगर तुम विटामिन सी, ध्यान रखो किसमें पाया जाता है? जो खट्टे हमारे रसदार फल होंगे उसमें आपका विटामिन सी पाया जाएगा बाबू, उसमें आपका विटामिन सी पाया जाएगा। अगर नहीं ले रहे हो तो लेने के कारण कौन सी बीमारी होती है जिसमें कमजोरी, रक्ताल्पता,
मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधी समस्याएं आती हैं। तो ध्यान रखना, अगर तुम सही से विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो कितनी बीमारी तुम अपने अंदर पैदा कर रहे हो। कौन कौन सी? कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी यानी मसूड़ों से जो खून आने लगता है, दांतों से खून आने लगता है, त्वचा संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो किससे होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। किसकी भैया? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और इसका नाम की बात की जाए तो विटामिन सी का जो नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाता है बालबू? क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है इसका नाम। ठीक है। अगर बात रिकेट्स की करोगे तो ये होता है तुम्हारा विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से बाबू? विटामिन डी की कमी से होता है। और अगर बात करो इसका नाम क्या है तो इसका नाम हो जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल। किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता? तो सन रेज यानी धूप की किरण, सूर्य की किरण में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये जो भी सौर फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। बात समझ में आई बाबू? बेरी बेरी अभी आपको बताया विटामिन बी 1 या विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी या विटामिन बी 1 की कमी से हो जाता है। और ये आपके नाम की बात की जाए तो ये होता है आपका थायमिन। क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है थायमिन। और लास्ट दिया गया है प्रेलाग्रा। प्रेलाग्रा आपका होता है विटामिन बी 3। क्या होता है? विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम होता है नियासिन भैया। क्या होता है? नियासिन होता है। ध्यान रखना बाबू, इसका नाम जो होता है नियासिन होता है। और अगर बात की जाए इससे होने वाला जो रोग है प्रेलाग्रा रोग हो जाता है। प्रेलाग्रा रोग हो जाता है। सारी बातें क्लियर? सारी बातें क्लियर है, यानी इसका जवाब तो हमारा हो गया सी। अगर बात 33 की जाए, अगर बात 33 की जाए तो क्या कर रहे होगे? क्या निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उच्च नहीं है? वसामय ऊतक, संघत अस्थि, हृदय मांसपेशी या एरिओलर ऊतक। ये हो गया आपका एडिपोज बोन, कॉम्पैक्ट बोन, कार्डियक मसल और एरियोर टिश्यू। तो आप ध्यान रखना कौन सा नहीं है। तो ये आपका कार्डियक मसल जो है यानी हृदय मांसपेशी जो है वो नहीं होगा, यानी विटामिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर बात 34 की जाए, अगर बात 34 की जाए तो इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है? शरीर का एक अवशेषी है मतलब दुमची है, तिल्ली है, गल ग्रंथि है या पित्ताशय है। इंग्लिश में आपका दुमची जिसे टेलबोन कहोगे, तिल्ली यानी स्प्लीन, स्प्लीन इसी का एक नाम और होता है तिल्ली, इसी को स्प्लीन, इसी को प्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्लिया कहते हैं। और ये आपका हो गया क्या? थायराइड जिसे गल ग्रंथि कहते हैं। और ये आपका गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर में सुना ही होगा आपने, पथरी हो जाती है। तो पथरी होने पर आपका गाल ब्लेडर क्या? आपका गाल ब्लेडर बाहर कर दिया जाता है, वही ये गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा टेल बोन यानी दुमची हो जाएगा। लास्ट बायो का क्वेश्चन 35 नंबर क्या कह रहा है? लास्ट बायो का क्वेश्चन जो है 35 क्या कह रहा है देखना। कह रहा प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? जो प्रोटीन की संरचना थी उसकी व्याख्या किसने की? तो ये आप ध्यान रखना कौन? पॉलिंग और कोरे। कौन? पॉलिंग, पॉलिंग एंड कोरे, या हिंदी में आप इन्हें कोरी कहोगे। ठीक है, पॉलिंग एंड कोरी, इन्होंने प्रोटीन की संरचना की व्याख्या की थी। क्या किया था? प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? तो जो हमारी प्रोटीन की संरचना थी उसकी व्याख्या पॉलिंग एंड कोरी द्वारा की गई थी। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। बात अगर हम लोग 36 की करें, अगर बात हम लोग 36 की करें तो क्या कह रहा है कि लाल बैंगनी नीले या लाल बैंगनी नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो नारिंगेनिन या कैरेसेटिन या एंथोसाइनिन या कुमरिन। जो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। अब बात अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की करें, अगर बात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की करें तो क्या हो जाएगा देखना। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है? जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात की गई है तो ध्यान रखना किसकी बात कह रहा? एल्केन, 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 एल्कीन, एल्काइन, ये बात होती है आपका। अगर एल्केन के सामान्य सूत्र की बात की जाए,
अगर एल्केन के सामान्य सूत्र की बात की जाए तो बाबू क्या होगा, क्या होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केनों में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है, क्या करता है, कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वि आबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए 37 का ए। अगर बात 38 की करोगे, अगर बात 38 की करोगे तो क्या कह रहा है कि लुई पाश्चर ने आणविक चिरायता की खोज कब की और पता लगाया कि कुछ यौगिकों ने क्रिस्टल दर्पण छवियों के रूप में विद्यमान होते हैं, जिसने आधुनिक त्रिविम रसायन की नींव रखी। लुई पाश्चर, आप ध्यान रखना, जो रेबीज का टीका था, क्या, जो रेबीज का टीका था, सबसे पहले अगर बात तुम कर लो रेबीज की, जो रेबीज है, रेबीज किसके, कुत्ते के काटने से फैलता है, कुत्ते या बिल्ली के काटने से फैलता है रेबीज। ठीक है, अगर पूछा है किससे फैलता तो रेबीज वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, रेबीज आपका वायरस के द्वारा फैलता है। अगर वायरस की बात करो तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। और वायरस की खोज किसने की थी, दिमित्री इवानोवस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। सारी बातें आपको ध्यान रखना है। क्या, वायरस का अध्ययन यानी विषाणु का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अगर बात तुम किसकी करोगे, अगर बात तुम करोगे कि जो वायरस है इसकी खोज दिमित्री इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। रेबीज वायरस के द्वारा फैलता है, फिर कुत्ते या बिल्ली के काटने से फैलता है। रेबीज में कौन सा, रेहब्दो वायरस, कौन सा, रेहब्दो वायरस के द्वारा फैलता है। अगर रेबीज के टीके की बात की जाए कि रेबीज का जो टीका था, रेबीज का जो टीका था किसके द्वारा भैया, किसके द्वारा, तो लुई पाश्चर, किसके द्वारा, लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए आपके। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लुई पाश्चर ने आणविक चिरायता की खोज कब की और पता लगाया कि कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण छवियों के रूप में विद्यमान हैं, जिसने आधुनिक त्रिविम रसायन की नींव रखी, तो ऑप्शन 1848 यानी ए ऑप्शन आपका दिया गया है, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर 39 की बात करें भैया, अगर 39 की बात करें तो क्या होगा, क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका He2S22p6, ठीक है, वाले तत्वों को आप आवर्त सारणी के किस समूह में रखेंगे, तो आप किस समूह में रखेंगे, 18 के रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर बात 40 की जाए, अगर बात 40 की जाए तो क्या कह रहा है, देखना, आर्थोक्लेस के जल अपघटन की, आर्थोक्लेस के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, किसके, आर्थोक्लेस, ध्यान रखना, किसके, आर्थोक्लेस के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, तो मैग्नेसाइट बनता है, लिमोनाइट बनता है, या केयोलिनाइट बनता है, या जिप्सम बनता है। जो इसका सही जवाब होगा केयोलिनाइट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर बात जिप्सम की जाए, किसकी की जाए, अगर बात जिप्सम की जाए, जिप्सम बोर्ड आता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी CaSO4 डॉट 2H2O। अगर बात पीओपी की जाए, अगर बात पीओपी की जाए यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, और साथ ही साथ हाफ H2O हो जाएगा। ये आपकी बातें जिप्सम और पीओपी की रही, लेकिन जो आपका सही जवाब केओलिनाइट हो जाएगा, 40 का सी। ठीक है, अगर 41 की बात की जाए, अगर बात 41 की जाए, निम्नलिखित तत्वों के किस युग्म के बीच विकर्ण संबंध है। अब आप ध्यान रखना कि विकर्ण संबंध यानी ट्राइड्स जो थे, एक वैज्ञानिक हुए आपके डॉर्वे राइनर, कौन हुए, डॉर्वे राइनर, डॉर्वे राइनर, ये आपके आवर्त सारणी देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इसके बाद आपके कौन आ जाते हैं, इसके बाद आपके आ जाते हैं न्यूलैंड अंकल, कौन, न्यूलैंड अंकल आ जाते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं मेंडेलीव भाई साहब, कौन, मेंडेलीव भाई साहब आ जाते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले, कौन, आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले, ध्यान रखना, क्या, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले
पीरियोडिक मॉडर्न टेबल देने वाले कौन आते हैं? हेनरी मोजले चाचा। कौन? हेनरी मोजले। इनका नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जो हमारे हेनरी मोजले अंकल थे, उन्होंने दी थी क्या? आधुनिक आवर्त सारणी। इसके पहले मेंडलीफ आए, उसके पहले न्यूलैंड आए, उसके पहले डॉर्वे-राइनर आए। इन तीनों लोगों ने जो कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में तत्व लगाए, किसके आधार पर लगाए? परमाणु भारों के आधार पर लगाए। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर लगाए। जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके, जो ज्यादा दिनों तक पीरियोडिक टेबल को फॉलो नहीं कर सके, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में जब हेनरी मोजले भाई साहब आए तो इन्होंने जो लगाए परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाए। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाया। जो आज आपके पास आवर्त सारणी है वो इसी आधार पर लगी हुई है। और जो वर्तमान में आप पढ़ रहे हो, वर्तमान में आप पढ़ रहे हो आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी ध्यान रखना। इसमें अगर आवर्त की बात की जाए तो आवर्त कितने हैं? आवर्त हैं हमारे 7। अगर वर्ग की बात की जाए तो 18। कुल तत्व की बात की जाए तो 118। सारी बातें आपकी यहाँ से ध्यान रखना। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया था डॉर्वे-राइनर, डॉर्वे-राइनर ने एक दिया हमारा त्रिक का नियम। क्या दिया? त्रिक का नियम। डॉर्वे-राइनर ने दिया क्या? हमारा त्रिक का नियम, जिसे हम लोग ट्रैट्स बोलते हैं। क्या? जिसे हम लोग ट्रैट्स बोल देते हैं। इन्होंने दिए। तो पूछा जाए त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया? इनके द्वारा। 3-3 के 5 तत्वों में इन्होंने लगाया था त्रिक के नियम से। यहाँ से आपको विकर्ण के संबंध भी क्लियर हो जाएंगे। जो Li और Mg है, जो Li और Mg है वो इस पर आधारित है। निम्नलिखित तत्वों के किस युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है? तो लिथियम और मैग्नीशियम। सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या? जो एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि केमिस्ट्री आपके 15 नंबर का वेटेज है, उसमें आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को आराम से मिलेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन आपको आराम से देखने के मिलेंगे। इसलिए आपको आधुनिक आवर्त सारणी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, 41 हो गया। अगर 42 की बात की जाए, अगर बात 42 की जाए, आवर्त सारणी में उच्च आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व, कौन सा तत्व? 87, जिसका एटॉमिक नंबर है, को क्या नाम दिया गया? जिसका जिसका या जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है। अब आपको अगर 87वां मतलब 87 एटॉमिक नंबर याद हो तो काम चल जाएगा। इतनी बड़ी गाथा सुनने का काम आपका नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद है तो क्या करोगे? अगर नहीं याद है तो क्या करोगे? तो आपको एक काम करना पड़ेगा। पहला जो ग्रुप है, क्या? पहला जो ग्रुप है जिसे आप लोग क्षारीय धातुएं कहते हैं, जिसे आप एल्कली मेटल कहते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। वो आपको क्या याद होना चाहिए? क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीजियम, सीजियम और फ्रांसियम। और फ्रांसियम, ये आपका क्या है? ये आपका पहला ग्रुप हो जाता है जिसे आप एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु कहते हैं। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए, अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? 1। इसका भैया कितना हो जाता है? 3। इसका कितना हो जाता है? 11। और इसका कितना हो जाता है? 11। और इसका कितना? 19। इसका कितना? 19। और अगर रुबीजियम की बात की जाए तो 37 हो जाता है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए तो आपका कितना हो जाएगा भैया? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और अगर फ्रेंसियम की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 87 यानी 87 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक चीज और सीखनी तो कुछ नहीं, आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 2 ऐड करना है, फिर 2 बार आपको 8 8 ऐड करना है, फिर आपको 2 बार 18 18, क्या 2 बार 18 18 ऐड करना है, और लास्ट में आपको 32 ऐड कर देना है। लास्ट में आपको 32 ऐड कर देना है। ये दोनों फॉलो करोगे आप फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को निकालने में। एटॉमिक नंबर आपको कैसे निकालने? 2 8 8 18 18 32। ठीक है, और ये आपको ट्रिक बताई गई थी, उस ट्रिक से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट रहे, ये उनके एटॉमिक नंबर रहे। आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया कि 87 वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फ्रांसियम, यानी 87 वाला ऑप्शन नंबर डी। 42 का डी ऑप्शन आपके पास है। अगर बात की जाए 43 की, अगर बात की जाए 43 की, क्या हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो सही क्रम है वो क्या है? ध्यान रखना। अगर हम शुरुआत करते फ्लोरीन, इसके बाद क्या? क्लोरीन, इसके बाद क्या होता? ब्रोमीन, और इसके बाद क्या होता? आयोडीन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि फ्लोरीन
की कम होती है किससे, क्लोरीन की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी हो जाएगी भैया, क्लोरीन की। तो आप ध्यान रखना, तो आप ध्यान क्या रखोगे, आप ध्यान रखोगे कि फ्लोरीन पहले आ जाएगा और सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन। सबसे बाद में आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन। और ये सभी कौन से तत्व, हैलोजन समूह के तत्व हैं। किसके, हैलोजन समूह के। किसके, हैलोजन समूह के ये तत्व हो जाते हैं। बात समझ में आई। जो हमारा हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है, ये उसके तत्व हो जाते हैं या गैसें हो जाती हैं। जो आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन की बात की जाए, जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, सही हो जाएगा। अगर बात 44 की जाए, अगर बात 44 की जाए तो क्या होगा आपका, क्या कह रहा है कि बेरियम की परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर, कौन, नील्स बोर के नाम पर रखा गया था। तो बेरियम, आप अगर ध्यान करोगे जो बोरियम है आपको, तो उसका जो हो जाएगा 107, इसका जो हो जाएगा 107, सही जवाब 44 का 107 हो जाएगा। अगर बात करो कपूर को गर्म करने पर, कपूर अगर आप गर्म करते हो तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा, निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा। अगर आप कपूर को उठाओगे वो किसके मात्रा में होता है, ठोस के मात्रा में होता है। अगर आप उसको जलाओगे तो क्या होता है, गैस के रूप में वाष्प बन के उड़ जाता है। तो आप ध्यान रखना कि ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिए गए, ठोस से गैस में, ठोस से द्रव और फिर द्रव से गैस, द्रव से गैस या ठोस से द्रव। तो ध्यान रखना किससे, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है कौन, कपूर। हमारा 45 का जो हो गया वो हो गया ठोस से गैस में। अगर बात की जाए 46 की, तो क्या कह रहा है, एक तत्व का आईयूपीएसी नाम यूनिलेनियम है। क्या है, यूनिलेनियम। ध्यान रखना भैया, यूनिलेनियम, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, यूनिलेनियम, ठीक है। उसका प्रतीक पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखना जो हमारा ये यूनिलेनियम है, इसका जो प्रतीक होगा यूएनई, क्या होगा, यूएनई इसका प्रतीक हो जाएगा, यूएनई। जो इसका प्रतीक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वो इसका राइट हो जाएगा 46। अगर 46 बात इसकी आ गई तो राइट हो गया। अब आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है, स्थायी कठोरता के लिए, ठीक है। तो बात यहाँ पे कर रहा क्या, NaCl दिया गया। NaCl क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये आपका नमक यानी सॉल्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। अगर और भी कुछ फॉर्मूलों की बात कर लो तो एक आपका होता है बेकिंग सोडा। क्या हो जाता है, एक आपका हो जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप खाने वाला सोडा बोलते हो। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होता है, NaHCO3। क्या हो जाता है, NaHCO3, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हो। अगर वॉशिंग सोडा की बात की जाए, अगर वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला धावन सोडा कहते हो। फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या हो जाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। अगर नाम की बात करो तो नाम इसका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और पानी के कितने अणु हैं, 10। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए है, तो CaCl2, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। क्या, कैल्शियम क्लोराइड, जो इसका सही जवाब है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर बात 48 की हम लोग कर लें, अगर बात हम 48 की करें तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ये एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं बेटा, एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं। क्योंकि जो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो अपने पास मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें वर्तमान में कितने तत्व हैं, वर्तमान में 118 तत्व हैं, 118 तत्व हैं और 7 आवर्त और 18 ग्रुप है। इनमें से वर्तमान में सीधे सीधे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 106 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका तत्व का क्या नाम है। तो आपसे 100 के पार डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको या तो पीरियोडिक टेबल याद कर लो कि 1 से 118 तक याद कर लो,
या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आप याद कर सकते हो। जैसे ये आपका परमाणु संख्या 106 वाले उस परा यूरेनियम तत्व का नाम बताएं जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 बमबारी करने के लिए बनाया गया। तो जो 106 वाला है उसे क्या कहोगे, सीबग्रियम। क्या बोलोगे, सीबग्रियम, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है 106 वाला। ठीक है, बात करेंगे 49 की। अगर बात करेंगे 49 की तो क्या कह रहा है देखना, कह रहा आणविक सूत्र C2H वाला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है। ऑप्शन है एलिल, विनाइल, प्रोपाजिल या एथिनिल। तो आप ध्यान रखना जो C2H है हमारा, C2H वाला है निम्नलिखित में से एथिनिल से प्राप्त होता है। किससे, इथिनिल से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा कि 1932 में कौन सा संख्यात्मक पैमाना पेश किया गया था जिसने फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 निर्धारित की गई थी। जो हमारा फ्लोरीन है आप ध्यान रखोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये आपके सारे हैलोजन समूह के तत्व हैं। किसके, इन्हें आप क्या बोलोगे, इन्हें आप बोलोगे हैलोजन ग्रुप या हैलोजन समूह के तत्व, हैलोजन समूह। ठीक है, ये सारे उसके हो जाते हैं हैलोजन के। अगर एटॉमिक नंबर की बात करो 9 हो गया, 17 हो गया, 35 हो गया, 18 जोड़ो फिर 32, इस तरह से इसके एटॉमिक नंबर। आपको एक दिन तरीका भी बताया जाएगा कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करनी है, सीधे सीधे आपको नहीं लर्न करनी है, सबके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, वो आपको दी जाएगी, वहां से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतनी बातें अभी ध्यान रखनी है जो इस क्वेश्चन में आपके लिए काम आ रही हैं। तो हैलोजन समूह के हो गए। जो आपका इसका जवाब हो जाएगा पॉलिंग स्केल। क्या, पॉलिंग स्केल 50 का ए हो जाएगा। ये आज का अपना प्रैक्टिस सेट था जो आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो अपने 49 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो भी नोट्स हैं वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।